नमस्कार। आज हम भारत के प्राचीन विचारों की दुनिया में उतरने वाले हैं, जहां दो बिल्कुल अलग सोच के बीच एक जबरदस्त टक्कर थी। एक तरफ थे तर्क और अध्यात्म को मानने वाले विचारक, और दूसरी तरफ थे विद्रोही, जो कहते थे कि सच सिर्फ वही है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह सिर्फ कोई फिलॉसफी की बहस नहीं थी, बल्कि यही वो नींव है जिस पर भारत की राजनीतिक सोच खड़ी हुई है। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरे सवाल से। हम ये कैसे जानते हैं कि जो हम जानते हैं वो वाकई में सच है? क्या हमारी आंखें हमेशा सच देखती हैं? क्या हमारा लॉजिक हमेशा सही होता है? यही वो सवाल थे जिन्होंने भारत के कुछ सबसे महान विचारकों को जन्म दिया। अब देखिए, इस मुश्किल सवाल से निपटने के लिए प्राचीन भारतीय विचारकों ने एक कमाल की चीज इजाद की, एक तरह की नॉलेज टूल किट। उन्होंने सच को झूठ से अलग करने के लिए कुछ खास उपकरण बनाए, जिन्हें प्रमाण कहा गया। ये वो औजार थे जिनसे वो असलियत की परतें खोलते थे। तो आखिर था क्या इस टूल किट में? चलिए देखते हैं कि ये विचारक सच को जानने के लिए किन किन औजारों का इस्तेमाल करते थे। तो ये प्रमाण आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये ज्ञान या नॉलेज पाने के भरोसेमंद तरीके हैं। इनमें सबसे जरूरी है प्रत्यक्ष, यानी जो हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं। अनुमान, मतलब जो हम लॉजिक लगाकर समझते हैं। और शब्द, यानी किसी एक्सपर्ट या ज्ञानी व्यक्ति की बात पर भरोसा करना। चलिए अब मिलते हैं इस वैचारिक जंग के एक साइड से। ये हैं रूढ़िवादी विचारक, जिन्हें आस्तिक भी कहा जाता है, और इनके सबसे बड़े महारथी थे न्याय दर्शन के महान लॉजिशियंस। न्याय दर्शन के विचारक, आप कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन के लॉजिक के मास्टर्स थे। वे वेदों को सबसे ऊंचा मानते थे, और उनका एक ही मकसद था, मोक्ष। और उनका मानना था कि मोक्ष का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सही ज्ञान और एकदम सटीक तर्क से होकर ही गुजरता है। इसी से जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी मिल सकती है। उनके लिए हर सुनी सुनाई बात सच नहीं हो सकती थी। उन्होंने अपनी नॉलेज टूल किट में बहुत सोच समझकर सिर्फ 4 ऐसे औजार रखे थे जिन्हें वे सच की असली कसौटी मानते थे। और यहां आप देख सकते हैं कि न्याय दर्शन वाले कितने प्रिसाइज थे। जहां दूसरे दर्शन कम या ज्यादा प्रमाणों को मानते थे, वहीं न्याय ने सिर्फ 4 को मान्यता दी: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान यानी कि तुलना, और शब्द यानी किसी की गवाही। उनका मानना था कि बस इन्हीं 4 औजारों से हम असलियत का एक भरोसेमंद नक्शा तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, ये उनके तर्क का सबसे ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। ये उनका मशहूर 5 स्टेप वाला लॉजिक है। ये सिर्फ इतना नहीं कहता कि धुआं है तो आग होगी, नहीं, बल्कि ये एक पूरी तरह से एयरटाइट दलील पेश करता है। पहले एक दावा, फिर उसका कारण, फिर एक ऐसा उदाहरण जो हर जगह लागू हो, फिर उसे मौजूदा हालत पर लागू करना, और आखिर में एक पक्का नतीजा। ये लॉजिक को इतना मजबूत बना देता है कि उसे कोई काट ही ना सके। लेकिन इस मजबूत तर्क से हर कोई सहमत नहीं था। अब मिलिए कहानी के विद्रोहियों से, चारवाक दर्शन के भौतिकवादी। उनका नजरिया एकदम अलग था, और उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा क्रांतिकारी। यहां पर दोनों की सोच का जो टकराव है वो एकदम साफ दिखता है। एक तरफ न्याय दर्शन, जो तर्क, वेद और आत्मा जैसी चीजों में विश्वास रखता था। दूसरी तरफ थे चारवाक, जिन्होंने इन सबको पूरी तरह से नकार दिया। वे नास्तिक थे। उनका मानना था कि ये दुनिया ही सब कुछ है, और जिंदगी का असली मकसद मोक्ष नहीं, बल्कि इसी दुनिया में खुशियां हासिल करना है। चारवाक का जो मूल सिद्धांत था वो बड़ा ही रैडिकल और सिंपल था। अगर किसी चीज को आप देख, सुन, छू, चख या सूंघ नहीं सकते, तो वो है ही नहीं। बस उनके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी इंद्रियों का अनुभव ही ज्ञान का इकलौता सबूत था। और इसी सोच के साथ उन्होंने न्याय दर्शन के सबसे बड़े हथियार यानी अनुमान पर सीधा हमला कर दिया। उन्होंने पूछा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि जहां धुआं है वहां आग होगी ही होगी? क्या आपने दुनिया में हर जगह उठने वाले धुएं को चेक किया है? नहीं ना? इसलिए यह सिर्फ एक अंदाजा है, कोई आंखों देखा सच नहीं, और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं उस सवाल पर जो शायद इन दोनों के बीच के सबसे गहरे मतभेद को दिखाता है। आत्मा क्या है? शरीर और आत्मा के बीच क्या रिश्ता है? आत्मा यानी हमारा सेल्फ, ये भारतीय सोच के केंद्र में रहा है। लेकिन ये सेल्फ असल में है क्या? क्या ये कोई अमर आत्मा है जो शरीर के अंदर रहती है, या फिर ये शरीर ही हमारा सेल्फ है? यहां तो भाई दोनों के विचार जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। न्याय दर्शन के लिए आत्मा एक अमर चीज है जो शरीर, मन और हमारी इंद्रियों से भी अलग है।
लेकिन चारवाक के लिए ऐसी कोई अलग से आत्मा है ही नहीं। आप जो हैं, आपका शरीर ही वो है। सेल्फ कोई भूतिया चीज नहीं, बल्कि ये जीता जागता सांस लेता हुआ चेतना वाला शरीर है। तो फिर ये जो चेतना है, ये जो सोचने समझने की शक्ति है, ये कहाँ से आती है? चारवाक का जवाब जितना हैरान करने वाला था, उतना ही सिंपल भी। उन्होंने कहा कि चेतना किसी आत्मा से नहीं आती। ये तो बस तब पैदा होती है जब धरती, पानी, आग और हवा जैसे तत्व मिलकर एक शरीर बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ चीजों को मिलाने पर शराब में नशा अपने आप पैदा हो जाता है, और जैसे ही शरीर खत्म, ये चेतना भी खत्म। तो आखिर इस पूरी बहस का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दबी एक पुरानी बहस है? नहीं, इसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। सच क्या है और आत्मा क्या है? इन्हीं सवालों ने भारत की राजनीतिक सोच की नींव रखी। सोचिए जरा, अगर आत्मा अमर है और धर्म ही सब कुछ है, तो एक राजा का कर्तव्य क्या होगा? उस धर्म की रक्षा करना। लेकिन अगर ये दुनिया ही सब कुछ है और कोई आत्मा नहीं है, तो राजा का कर्तव्य क्या होगा? लोगों की जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाना। देखिए कैसे फिलॉसफी सीधे सीधे पॉलिटिक्स पर असर डालती है। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने देखा कि भारतीय विचार दो बिल्कुल अलग नजरियों के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। एक तरफ न्याय के तर्कशास्त्री हैं जो लॉजिक के जरिए एक बड़े सच की तलाश में हैं, और दूसरी तरफ चारवाक के विद्रोही हैं जो हमें कहते हैं कि उस दुनिया पर ध्यान दो जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या एक मजबूत समाज के लिए जरूरी है कि हर कोई एक ही सच्चाई को माने, या फिर विचारों का ये लगातार टकराव, ये सवाल जवाब और बहस करना ही एक स्वस्थ समाज की असली पहचान है? इस पर सोचिएगा जरूर।